Good evening students. I hope you all are doing great. After balance of payment जो अगला चैप्टर अब हम करने वाले हैं आज दैट इज फॉरेन एक्सचेंज। अब फॉरेन एक्सचेंज और बैलेंस ऑफ पेमेंट का कंबाइंड वेटेज 6 मार्क का है एंड सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, थोड़े से केस बेस्ड क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए 4 मार्क्स के लिए इसमें से आ सकते हैं। ओके, सो चैप्टर बहुत ही छोटा है लेकिन क्वेश्चंस इसमें बहुत एक्सट्रीम टाइप के बन सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद फॉरेन एक्सचेंज। अब फॉरेन एक्सचेंज एग्जैक्टली होता क्या है समझिए ध्यान से। हमारी करेंसी के अलावा वर्ल्ड की सारी करेंसीज हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज है। इसका मीनिंग बहुत सिंपल है, ऑल द करेंसीज अदर देन डोमेस्टिक करेंसी इज फॉरेन एक्सचेंज। मतलब रुपी को छोड़ के येन, डॉलर, पाउंड, दिनार, इन सारी करेंसीज को हम फॉरेन एक्सचेंज मानते हैं। वेरी क्लियर गाइस। आपको दिखेगा यहाँ पे सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है और फॉरेन एक्सचेंज के साथ फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है। अब देखिए डॉलर का सपोज मैं बोलता हूं $1 का एट प्रेजेंट लेट्स से 87 रुपीज भाव चल रहा है, तो इस रेट को अपने कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। क्या कहते हैं? फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट इज नथिंग बट द रेट एट विच करेंसी ऑफ वन कंट्री इज एक्सचेंज विद द करेंसी ऑफ अदर कंट्री। जैसे कि हमारी करेंसी क्या है? रुपी। सामने वाली करेंसी क्या है? डॉलर। तो $1 के सामने 87 रुपीज जाएंगे, इस रेट को अपने फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं। इसका मतलब एक यूनिट जो डॉलर का है उसे अक्वायर करने के लिए मुझे 87 यूनिट रुपीस के देने पड़ेंगे। ऑलराइट गाइस, सो आर वी क्लियर विद द मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड फॉरेन एक्सचेंज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हम पढ़ेंगे, करेंसी डेप्रिसिएशन और करेंसी एप्रिसिएशन। ओके, आई थिंक ये दो टर्म्स बहुत क्रूशियल है जो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी हेल्प करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा गाइस डेप्रिसिएशन क्या होता है, इसको ध्यान से समझिएगा। सपोज अगर $1 का भाव जो है एट प्रेजेंट 80 रुपीज है, ये ड्रॉप होके 85 रुपीज आ गया, डॉलर का भाव ड्रॉप हो गया और 85 रुपीज हो गया। ओके, तो इस चेंज को अपने कहेंगे करेंसी डेप्रिसिएशन। ऑलराइट गाइस, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? अब यहां पे देखो डॉलर महंगा हो चुका है तो किसकी वैल्यू गिर चुकी है? रुपी की। किसके सामने? डॉलर। फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। इससे हमारी करेंसी की वैल्यू गिर रही है। बाहर वालों के लिए इंडिया सस्ता हो रहा है और इंडिया के लिए बाहर की करेंसी महंगी हो रही है। आपको पता है इसका इंपैक्ट क्या आएगा गाइस? हमारी कंट्री के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ेंगे। ओके, हमारी कंट्री के जो इंपोर्ट्स हैं वो गिरेंगे। ऑल इन ऑल हमारी कंट्री का जो नेशनल इनकम है वो बढ़ जाएगा। ध्यान से समझना, ये क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि बाहर वालों के लिए इंडिया जो है वो सस्ता हो गया। ये क्यों कम होंगे? क्योंकि इंडिया के लिए बाहर की कंट्रीज महंगी हो गई। इन शॉर्ट, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े और इंपोर्ट्स गिर गए तो हमारा नेशनल इनकम तो बढ़ जाएगा क्योंकि हम ज्यादा कमा रहे हैं। वेरी क्लियर गाइस। सो इसे हम कहते हैं करेंसी डेप्रिसिएशन। अब इसको ध्यान से देखिएगा सब। कैन यू सी दिस? Fall in the value of domestic currency in terms of foreign currency, it makes our currency less valuable and more of it is required to acquire the same foreign currency. Exports बढ़ जाएंगे, imports कम हो जाएंगे और national income हमारा बढ़ जाएगा। Alright guys, I hope the entire content is clear to you all. अब appreciation जो है पूरा इसका opposite है। Appreciation में exactly क्या होता है ध्यान से समझना। अब मैं इस कहानी को बदल दूं, सपोज $1 उल्टा कर देना है, कुछ नहीं करना। $1 85 से ड्रॉप होके $1 80 पे आ गया तो इसे हम कहेंगे करेंसी अप्रिसिएशन। क्या कहेंगे गाइस? करेंसी अप्रिसिएशन। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो रुपी की वैल्यू बढ़ रही है और डॉलर जो है वो सस्ता हो रहा है तो डॉलर की वैल्यू गिर रही है। तो इसको हम क्या कहेंगे? राइज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। हमारी करेंसी उनके सामने ज्यादा वैल्यूएबल हो रही है और हमें कम रुपी लगेंगे डॉलर खरीदने में। It makes our currency less valuable and more valuable and less of it is required to acquire the same dollar that we are buying initially at 85. जो डॉलर 85 पे बाय कर रहे थे वो कितने पे बाय करेंगे? 80। मतलब बोल सकता हूँ हमारे लिए बाहर की कंट्री सस्ती हो गई। इसका इंपैक्ट क्या होगा पता है गाइस? हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो गिर जाएंगे और हमारे जो इंपोर्ट्स हैं वो बढ़ जाएंगे। इन शॉर्ट हमारा नेशनल इनकम गिरेगा। कैसे सर? इंडिया के लिए बाहर की कंट्री सस्ती हो रही है तो हम इंपोर्ट करेंगे,
लोग दबा के आईफोन मंगाएंगे, लुई विटॉन के बैग मंगाएंगे, गुच्ची से खरीद सब लेंगे, ठीक है, तो इंपोर्ट्स हमारे बढ़ जाएंगे। वेरी क्लियर विद दिस थिंग। सेम वे बाहर वालों के लिए इंडिया महंगा हो गया तो हमारे एक्सपोर्ट्स गिर जाएंगे, क्योंकि उनके लिए इंडियन करेंसी अब महंगी है, तो वो इंडिया से बेटर ऑप्शंस ढूंढेंगे जो उनको गुड्स अच्छे रेट पे प्रोवाइड कर सकते हैं। वेरी क्लियर गाइस। इसका इंपैक्ट क्या होगा, हमारा नेशनल इनकम टूट जाएगा, क्योंकि हम ज्यादा पैसे बाहर की कंट्री को दे रहे हैं और हमें जो पैसा मिल रहा है वो कम है। ऑलराइट गाइस, आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखो। rise in the value of domestic currency in terms of foreign currency, it makes our currency more valuable and less of it is required to acquire the same foreign currency। आपको दिख रहा है इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे और साथ ही में हमारा नेशनल इनकम गिर जाएगा। आई थिंक अभी वी आर क्लियर कंप्लीटली विद व्हाट इज डेप्रिसिएशन एंड व्हाट इज एप्रिसिएशन। ऑलराइट गाइस, सो लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट टॉपिक। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हम आ जाते हैं अब टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट ऑफ सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। अब वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज है वो तीन में से कोई एक एक्सचेंज रेट ऑफ सिस्टम अप्लाई कर सकती है। ऑल इन ऑल देयर आर 3 सिस्टम्स। सबसे पहले आपको दिखेगा फिक्स सिस्टम, दूसरा दिखेगा फ्लेक्सिबल और तीसरा दिखेगा मैनेज फ्लोटिंग। सो आज हमें ये 3 सिस्टम्स डिटेल में पढ़ने हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं कि सबसे पहले है क्या। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा फ्लेक्सिबल के बारे में। अब देखो, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट ऑफ सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां पे रेट डिसाइड करेगा मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इसका मतलब क्या हुआ, जिस करेंसी की डिमांड ज्यादा होगी उसका भाव बढ़ना चालू हो जाएगा और जिस करेंसी का सप्लाई ज्यादा होगा उसका भाव टूटना चालू हो जाएगा। डिमांड और सप्लाई के बेस पे एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होगा। यहां पे आपकी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है। जो डिमांड एंड सप्लाई होगी उसके हिसाब से भाव डिसाइड होगा और डिमांड सप्लाई तो डेली बदलती रहती है, इसीलिए एक्सचेंज रेट भी डेली बेसिस पे चेंज होता रहेगा। वेरी क्लियर। मीनिंग को देखो ध्यान से। In this the exchange rate is determined by the market forces of demand and supply. There is no government intervention. Exchange rate keeps on changing on regular basis. क्योंकि रेगुलर बेसिस पे चेंज होता रहता है एक्सचेंज रेट, इसीलिए इसका दूसरा नाम फ्री या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट ऑफ सिस्टम है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्री और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट ऑफ सिस्टम। गाइज, हमने पीछे जो डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन पढ़ा था ना, तो डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन मार्केट फोर्सेस के अंदर ही होता है। ओके, आपकी करेंसी की वैल्यू गिर रही है और बढ़ रही है तो उसका वो डिमांड एंड सप्लाई डिटरमाइन करेगा। सो डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। वेरी क्लियर गाइज। ये था आपका पहला सिस्टम। वर्ल्ड की मेजॉरिटी कंट्रीज ना फ्लेक्सिबली फॉलो करती हैं। ओके, वो क्या करती है, उनकी मार्केट फोर्सेस ही उनकी वैल्यू डिसाइड करेगी। सो मेजर कंट्रीज फॉलो फ्लेक्सिबल ओनली। अब दूसरा जो सिस्टम है वो कंप्लीटली इसके अपोजिट है। अगर आप देखोगे यहां पे आता है फिक्स सिस्टम। अब फिक्स की बात करूं तो इसमें इन सारे पॉइंट्स को आप उल्टा कर दो। यहां पे पावर किसके पास थी, मार्केट फोर्सेस। अब पावर आ जाएगी किसके पास, गवर्नमेंट के पास। वेरी क्लियर गाइस। यहां पे गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं कर सकती थी, यहां पे मार्केट फोर्सेस का कोई काम नहीं है। ओके, सो पहला पॉइंट आप इसको ध्यान से समझिए। अंडर दिस सिस्टम द एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट। देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मतलब आपकी कंट्री की गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि उसकी करेंसी का भाव क्या होगा। अब ये जो डिसीजन है टेक्निकली क्यों लिया जाता है, ज्यादातर कंट्रीज एक भाव फिक्स क्यों करती है, क्योंकि उनको चाहिए स्टेबिलिटी, उनसे फ्लक्चुएशंस बर्दाश्त नहीं होता। वो बोले हमें फिक्स धंधा चाहिए। ओके, हम इतना फ्लक्चुएशन हमारी इकोनॉमी टॉलरेट नहीं कर सकती। सो ये किस लिए इंप्लीमेंट किया जाता है, टू पर्टिकुलरली गेट स्टेबिलिटी इन 2 थिंग्स। किन चीजों में स्टेबिलिटी चाहिए हमें, फॉरेन ट्रेड एंड कैपिटल मूवमेंट्स। देखो दिख रहा है यहाँ पे, कैन यू सी दिस गाइस, it is implemented to ensure stability in foreign trade and capital movements. Okay guys, इसका दूसरा नाम जो है टेक्निकली वो फिक्स ही रहेगा, लेकिन इस सिस्टम को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको बल्क में फॉरेक्स रिजर्व्स चाहिए। सी, अगर आप एक ऐसा भाव फिक्स कर रहे हो जो मार्केट रेट से अलग है, तो आपको बोलते हैं ना कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। आप पहले से प्लानिंग करके चलोगे कि आपके पास अच्छा खासा फॉरेक्स रिजर्व हो, क्योंकि आप एक ऐसा भाव फिक्स करने वाले हो जो मार्केट रेट से बिल्कुल अलग है। सो यू विल बी रेडी इफ देयर आर एनी रेपरकशंस ऑफ इट। आपके पास बल्क में फॉरेक्स पड़ा है। तो 4 पॉइंट इसमें याद रखने हैं। अब गाइस, इसमें पता है क्या, 2 चीजें आती हैं इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं, सो टेक्निकली इसके अंदर 2 चीजें आती है। एक आता है पैरिटी वैल्यू और एक आता है इसके अंदर पेगिंग।
अब ये जो वैल्यू है ना गाइस, ये दो वेज में फिक्स हो सकती है। अगर मेरी वैल्यू किसी एक्सटर्नल स्टैंडर्ड के टर्म्स में फिक्स हो रही है, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, तो उसे हम कहेंगे पैरिटी वैल्यू। अगर ये वैल्यू किसी अदर करेंसी के टर्म्स में फिक्स हुई है तो उसे हम कहेंगे पेगिंग। सर मतलब समझ में नहीं आया। मतलब बहुत सिंपल है। अगर मैं आपको उसका एक सिंपल सा एग्जांपल दूं कि लेट्स से $1 is equal to 2 grams of gold and 1 rupee is equal to 0.5 grams of gold। अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं गाइस, गोल्ड को यूज कर रहा हूं करेंसी को कंपेयर करने के लिए। तो इसका मतलब पता है क्या हुआ गाइस, व्हाट डज दिस मीन्स? दिस मीन्स कंप्लीटली दैट $1 is equal to 4 rupees, क्योंकि अगर इसको इंटू 4 करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, हाँ कि ना। तो यहां पे मैंने क्या किया, गोल्ड को यूज किया कंपेयर करने के लिए। किसको यूज किया? गोल्ड को। और इसे हम कहेंगे नथिंग बट पैरिटी वैल्यू। सो व्हेन द वैल्यू इज टाइड विद एन एक्सटर्नल स्टैंडर्ड लाइक गोल्ड, सिल्वर, इन सबको हम एक्सटर्नल स्टैंडर्ड कहते हैं। जब मैं इनको यूज करूंगा कंपैरिजन के लिए तो उसको अपने पैरिटी वैल्यू कहते हैं। हालांकि अगर मैं किसी और करेंसी यानी किसी अदर करेंसी को यूज करता हूं, जैसे करंटली कौन सी यूनिवर्सल करेंसी है? डॉलर। अब मैं बोलता हूं कि $1 इज इक्वल टू 87 रुपीज, तो मैंने किसको यूज किया? डॉलर को यूज किया रुपी के साथ कंपेयर करने में। वेरी क्लियर, आई एम यूजिंग सम अदर करेंसी। दिस थिंग इज कॉल्ड पेगिंग। क्या कहते हैं इसको? पेगिंग। सो फिक्स कितने वेज में हो सकता है? दो, पैरिटी वैल्यू और पेगिंग। पैरिटी वैल्यू मतलब व्हेन आई एम टाइंग द वैल्यू विद एन एक्सटर्नल स्टैंडर्ड। पेगिंग का मतलब व्हेन आई एम टाइंग द वैल्यू विद सम अदर करेंसी। वेरी क्लियर गाइस? ओके, सो इसको अपने ध्यान से समझते हैं। इसके बाद आता है गाइस हमारा लास्ट, पहले मैं आता हूं इसमें मैनेज फ्लोटिंग। अब ये जो है ना, इन दोनों का समेशन है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो ये निकलता है, इसका नाम है मैनेज फ्लोटिंग। अब इसमें पर्टिकुलरली क्या होता है, थोड़ा ध्यान से समझो। मैनेज फ्लोटिंग इज नथिंग बट यहां पे जो पावर हो जाता है वो फिक्स हो जाएगा। जैसे अगर मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताऊं, यहां पे ये दोनों का मिक्सचर है, एक हाइब्रिड है। इट इज अ हाइब्रिड ऑफ फिक्स एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट ऑफ सिस्टम। मतलब फिक्स भी काम करेगा, फ्लेक्सिबल भी काम करेगा। इसमें ज्यादातर होता क्या है, इसको ध्यान से समझते हैं। ओके, सपोज लेट्स से यहां पे आपकी कंट्री की गवर्नमेंट एक डेजिग्नेटेड स्लॉट फिक्स कर देती है। जैसे $1 का भाव मैं फिक्स कर देता हूं कि 80 से 85 के बीच में रहे तो अच्छा है, और पावर छोड़ देते हैं मार्केट फोर्सेस के। लेट्स से कि हमारी इंडिया की कंट्री की गवर्नमेंट बोलती है कि अगर $1 का भाव 80 से 85 के बीच में रहे तो बहुत अच्छा है, और किस पे छोड़ दी पावर? मार्केट फोर्सेस पे। ऑलराइट, अब मार्केट फोर्सेस के हिसाब से रेट सपोज 84 है तो हमारे स्लॉट के अंदर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये रेट चेंज होता रहता है। अब सपोज ये आके 87 पे आ गया, या इस साइड आके 78 पे आ गया, तो इसके बाद क्या होगा? क्योंकि ये हमारे स्लॉट के बाद चला गया, हु विल एंटर द पिक्चर गाइस? हमारी कंट्री में कौन रख के बैठा है? फॉरेन एक्सचेंज। इट इज नथिंग, नो वन बट द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई आएगा। आरबीआई का काम पता है क्या है? इस रेट को वापस इसके अंदर लेके आना। आरबीआई का काम क्या है? इस रेट को वापस इसके अंदर लेके आना। अब सपोज अगर एक्सचेंज रेट बाहर चला गया, ओके, तो यहां पे आरबीआई पता है क्या करेगा? यहां पे आरबीआई विल स्टार्ट सेलिंग RBI will start selling dollar and start buying rupees, ओके, ताकि एक्सचेंज रेट गिरना चालू हो जाए। ठीक है गाइस, अगर वो डॉलर बेच रहे हैं और रुपी खरीद रहे हैं तो रुपी की वैल्यू बढ़ती जाएगी और ये एक्सचेंज रेट टूटता जाएगा, और ये तब तक टूटेगा जब तक ये वैल्यू अंदर नहीं आ जाती। अभी क्लियर विद दिस गाइस? समझ में आया सबको ये? हाँ ना? ओके, सो वो क्या करेगा? यहाँ पे डॉलर बेचेगा और रुपी खरीदेगा ताकि ये रेट गिरना चालू हो जाए। और यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ, इधर वो लोग क्या करेंगे पर्टिकुलरली? यहाँ पे लॉजिकल सी बात समझो, उनको इसको यहाँ पे लेके आना है, तो दे विल स्टार्ट सेलिंग रुपीज एंड स्टार्ट बाइंग डॉलर्स जब तक ये वैल्यू यहाँ नहीं आ जाती। ओके, इन शॉर्ट
सेंट्रल बैंक हमारी करेंसी की वैल्यू को मैन्युपुलेट कर रहा है। वेरी क्लियर गाइस, दे आर मैन्युपुलेटिंग द वैल्यू, इसीलिए इसको अपने डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं। ऑलराइट, समझ में आया सबको ये? हाँ ना? अब देखो इसमें आपको करना क्या, वापस बता देता हूं। टेक्निकली सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पे थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं कि मैनेज फ्लोटिंग क्या होता है। पॉइंट नंबर 1, दोनों का मिक्सचर है, यानी दोनों का हाइब्रिड है। इट इज अ हाइब्रिड ऑफ फिक्स एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट ऑफ सिस्टम। पॉइंट नंबर 2, एक्सचेंज रेट इनिशियली कौन डिटरमाइन करेगा? मार्केट फोर्सेस, लेकिन एक डेजिग्नेटेड लिमिट के बाद। अगर ये लिमिट के बाद बाहर गया एक्सचेंज रेट, तो हु विल एंटर इनटू द पिक्चर? सेंट्रल बैंक विल एंटर इनटू द पिक्चर एंड दे विल गेट द एक्सचेंज रेट बैक टू द क्लोज डेजिग्नेटेड वैल्यूज। ओके, जैसे कि मैंने बताया एथिकल नहीं है, इसका दूसरा नाम है डर्टी फ्लोटिंग। ऑलराइट गाइस, समझ में आया सबको ये? यहाँ पे हम यही लिखेंगे कि अगर एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो गया है, इट विल सेल डॉलर एंड बाय रुपीज टू गेट द एक्सचेंज रेट बैक, एंड एक्सचेंज रेट डिक्रीज हो गया है तो इट विल बाय डॉलर्स एंड सेल रुपीज टू गेट द एक्सचेंज रेट बैक। ऑलराइट गाइस, सो 3 सिस्टम्स क्लियर है। इंडिया जो है वो ये सिस्टम फॉलो करती है। इंडिया फॉलोज मैनेज फ्लोटिंग। ओके, ज्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज मैनेज फ्लोटिंग पे रहती है क्योंकि उनको थोड़ा पावर मिलता है इन्फ्लुएंस करने का। ओके, ज्यादातर कंट्रीज फ्लेक्सिबल में रहती है, और फिक्स बहुत रेयर कोई ऑप्ट करता है। अगर वो ऑप्ट करता है तो लॉन्ग टर्म के लिए ऑप्ट नहीं करता, थोड़ी सी इनस्टेबल इकोनॉमी उसको स्टेबल करता है और फिर वो वापस फ्लेक्सिबल पे या मैनेज फ्लोटिंग पे आ जाता है। ऑलराइट गाइस, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब पहले मैं आपको बता रहा हूं कि एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन होता है फ्लेक्सिबल मार्केट में। ये डायग्राम सबको पुराना ही दिख रहा है, नया तो नहीं है। ये आपने लास्ट ईयर 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि लास्ट चैप्टर में एक्सेस डिमांड एक्सेस सप्लाई वाला, तो वही डायग्राम है। ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन डॉलर्स, और यहाँ पे मैंने लिखा है पर्टिकुलरली रेट ऑफ एक्सचेंज। डाउनवर्ड स्लोपिंग कौन सा कर्व है गाइस? डाउनवर्ड स्लोपिंग कौन सा कर्व है? एक सेकेंड। ओके, अब आप लोग को दिख रहा है गाइस यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोपिंग कौन सा कर्व है? डाउनवर्ड स्लोपिंग इज डिमांड कर्व एंड अपवर्ड स्लोपिंग इज सप्लाई कर्व। जहां पे डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करते हैं, दैट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इसको पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट होगा। जैसे एक एग्जांपल दे देता हूं, सपोज यहाँ पे अगर डॉलर का भाव 80 रुपए है तो वो फिक्स हो जाएगा क्योंकि डिमांड और सप्लाई मैच करता है। लेकिन हमें 2 चीजें समझनी है कि जब एक्सचेंज रेट ज्यादा है और जब एक्सचेंज रेट कम है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। अगर एक्सचेंज रेट यहाँ पे है तो इस पॉइंट पे आपको दिख रहा है गाइस कि डॉलर का सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है। सप्लाई सिर्फ इतना ही है लेकिन डिमांड देखो कितना है, तो इट इज अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। इस सिचुएशन में क्या होगा? डॉलर का भाव बढ़ना चालू हो जाएगा। वेरी क्लियर, समझ में आ रहा है सबको? डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो अगर यहाँ पे सपोज डॉलर का भाव 75 रुपीज है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो वो बढ़ना चालू हो जाएगा। वो तब तक बढ़ेगा जब तक इक्विलिब्रियम हिट नहीं होता। और ऊपर अगर आप देखोगे OR2 पे, यहाँ पे डॉलर का डिमांड कम है और उसका सप्लाई ज्यादा है, दैट मीन्स एक्सेस सप्लाई। सो यहाँ पे अगर डॉलर का भाव 85 रुपीज है तो वो गिरना चालू हो जाएगा, और तब तक गिरेगा जब तक इक्विलिब्रियम हिट नहीं हो जाता। ओके, तो यहाँ पे आपको 3 सिचुएशन समझानी है। एक, जब OR है, दिस इज द पॉइंट वेयर इक्विलिब्रियम हिट्स, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। दूसरा, एट OR2 demand of foreign exchange is less than the supply. As a result of which the exchange rate will start falling till the time equilibrium is achieved. And तीसरा, at OR1, it can be seen that the supply of foreign exchange is less than the demand. This is a situation of excess demand, so the exchange rate will start increasing till the point OR is established. जब तक equilibrium restore नहीं होगा, changes चलते रहेंगे। Alright guys, so ऐसे इकोनॉमी में, फ्लेक्सिबल मार्केट में एक्सचेंज रेट ऐसे डिटरमाइन होता है। Are we clear with this guys? समझ में आया सबको? नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। ये नया एडेड है सिलेबस के अंदर, सो जस्ट क्लियर कर दूं। ओके, या तो सबसे पहले मैं बात करूंगा फिक्स के मेरिट्स की। अब देखो, फिक्स में अच्छी चीज पता है क्या है? सबसे पहले अगर मैंने भाव फिक्स कर लिया तो टेक्निकल सी बात है कि स्टेबिलिटी रहेगी, फ्लक्चुएशंस नहीं रहेंगे। आपको पहला पॉइंट दिख रहा है, इट प्रमोट स्टेबिलिटी इन द एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट में ज्यादा चेंजेस नहीं रहेंगे और स्पेक्यूलेशन कम से कम रहेगा। ओके, स्पेक्यूलेशन का मतलब जो भी ड्रास्टिक फ्लक्चुएशंस आते हैं विद इंक्रीज एंड डिक्रीज, दैट विल बी मिनिमल एंड स्टेबिलिटी विल बी हाईएस्ट। ऑलराइट गाइस,
आपको दिखेगा कि इससे दो चीजें प्रमोट होती है, इन्वेस्टमेंट और फॉरेन ट्रेड। अगर भाव फिक्स हो जाएगा ना गाइस, तो लॉजिकल सी बात समझो, बहुत सारे लोग लॉजिकल सा चीज है कि अगर वो क्यों इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि कभी भाव बढ़ गया आपका, उनको पता है कि एक ही भाव है, तो उस भाव पे वो ट्रेड भी करेंगे और इन्वेस्ट भी करेंगे, आपको लॉन्ग टर्म ट्रेड्स एंड इन्वेस्टमेंट्स मिलेंगे। सो प्रमोट्स इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स। वेरी क्लियर विद दिस थिंग। अब डीमेरिट्स की अगर मैं बात करता हूं, तो डीमेरिट्स में मैंने आपको बताया था कि कुछ चीजें हैं। नंबर 1 कि फॉरेक्स रिजर्व बहुत ज्यादा चाहिए, ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ है कि मुझे बल्क में फॉरेक्स रिजर्व चाहिए, कम में काम नहीं चलेगा। नंबर 2, बहुत डिफिकल्ट है फिक्सिंग एक्सचेंज रेट, कि क्या रेट हो। सपोज अगर मैं बोलता हूं कि $1 का भाव 80 रुपए है, तो ये रेट डिसाइड करना बहुत डिफिकल्ट है कि कौन सा ऐसा रेट होगा जो कंट्री में सबके लिए अच्छा हो। वेरी क्लियर। सो इट इज डिफिकल्ट टू फिक्स द एक्सचेंज रेट। एंड तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये एक्सचेंज रेट परमानेंट फिक्स नहीं है, ये कभी भी चेंज हो सकता है। एक्सचेंज रेट बढ़ भी सकता है और एक्सचेंज रेट कम भी हो सकता है। वेरी क्लियर विद दिस थिंग गाइस, समझ में आया सबको? हाँ ना? ओके। सो ये फ्लेक्सिबल के फिक्स के सिस्टम्स के मेरिट डीमेरिट हुए। अब बात करता हूं फ्लेक्सिबल के। अच्छी चीज पता है क्या है, मैं आपको बताऊं एक बहुत बढ़िया तरीका। उसके जो मेरिट्स है वो इसके डीमेरिट्स है। सपोज वहां पे हमने क्या पढ़ा कि स्टेबिलिटी थी, यहां पे पॉइंट क्या दिख रहा है, इंस्टेबिलिटी है। वहां पे स्पेक्यूलेशन अवॉइड होता है, यहां पे स्पेक्यूलेशन प्रमोट होता है। वेरी क्लियर। और स्पेक्यूलेशन प्रमोट होगा तो आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन भी हिट कर सकता है। सो उसके जो 3 मेरिट्स थे वो यहाँ पे डीमेरिट्स हो गए, दैट इट्स हाईली इनस्टेबल, प्रमोट्स टू मच ऑफ स्पेक्यूलेशन एंड इट में ऑल्सो लीड टू इन्फ्लेशन। वेरी क्लियर। अब उसके जो डीमेरिट्स थे वो इसके मेरिट्स हो जाएंगे। वहां पे ह्यूज रिजर्व चाहिए थे, नो नीड ऑफ ह्यूज फॉरेक्स रिजर्व्स। ओके। वहां पे देयर वाज डिफिकल्टी इन फिक्सिंग एक्सचेंज रेट, यहां पे तो एक्सचेंज रेट ऑलरेडी इक्विलिब्रियम लेवल के आसपास होगा, फेयर वैल्यू होगी आपकी करेंसी की, क्योंकि मार्केट फोर्सेस डिसाइड कर रहे हैं। ओके। और अगर ऐसा हुआ तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसका मतलब जिस करेंसी को जो भाव मिलना चाहिए उसे वो मिल रहा है, दैट्स द फेयर वैल्यू। वेरी क्लियर। सो 3 यहाँ पे मेरिट्स ये होंगे, देयर इज नो नीड ऑफ ह्यूज फॉरेक्स रिजर्व, एक्सचेंज रेट इज ऑलवेज क्लोज टू द इक्विलिब्रियम लेवल, दैट इज फेयर वैल्यू, एंड देयर इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड्स रिसोर्सेज। सो यहाँ पे 3 पॉइंट्स हमारे मेरिट्स और डीमेरिट्स फिक्स के खत्म होते हैं। ओके गाइस, मूविंग अहेड। हाँ, अब ये क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोग को आना चाहिए कि डेप्रिसिएशन और डीवैल्यूएशन और अप्रिसिएशन और रिवैल्यूएशन क्या होता है, बहुत बार पूछा जाता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा डेप्रिसिएशन और डीवैल्यूएशन, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। इन दोनों का मीनिंग बहुत सिंपल है। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, जब करेंसी की वैल्यू गिर रही है। करेंसी की वैल्यू क्या हो रही है गाइस, करेंसी की वैल्यू गिर रही है, दिख रहा है आप लोग को। डीवैल्यूएशन का मीनिंग भी वही है, लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है गाइस, हियर द वैल्यू देयर इज फॉल इन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। दिस is certainly done by your own government and this is particularly done by the market forces। मतलब न्यूमेरिकल एग्जाम्पल में कोई फर्क नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं एक $1 का भाव 80 रुपीज है, डेप्री में भी यही लिखेंगे, डी वैल्यू में भी यही लिखेंगे कि वैल्यू जो है वो गिर रही है। फर्क पता है क्या था कि डेप्रिसिएशन में ये काम कर रही है मार्केट फोर्सेस, मार्केट फोर्सेस वैल्यू गिरा रही है, लेकिन डी वैल्यूएशन में वैल्यू आपकी गवर्नमेंट खुद गिरा रही है। वेरी क्लियर गाइस। अब देखो यहां पे दिया हुआ है, ओके, इट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, इट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। सो आउट ऑफ दीज टू कैन आई से कि डेप्रिसिएशन वाली जो है पर्टिकुलरली वो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट ऑफ सिस्टम में आ गई और ये आ गई फिक्स एक्सचेंज रेट ऑफ सिस्टम। ओके, सो यहाँ पे आपने एक पॉइंट मीनिंग लिख दिया, एक पॉइंट लिख दिया कौन कर रहा है, और एक पॉइंट ये किस सिस्टम के अंदर आता है। इट इज डन बाय द गवर्नमेंट एंड एज अ पार्ट ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट ऑफ सिस्टम, इट इज डन बाय द मार्केट फोर्सेज एंड एज अ पार्ट ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट ऑफ सिस्टम। वैसे ही रीवैल्यूएशन और अप्रिसिएशन हो जाएगा, सेम ही है, फॉल की जगह राइज आ जाएगा, अगेन अप्रिसिएशन मार्केट फोर्सेस करेंगे, रीवैल्यूएशन गवर्नमेंट करेगी। आर वी क्लियर विद दिस थिंग गाइस? चलिए आगे बढ़ते हैं।
नाउ कमिंग टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर गाइस की डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. ओके, नाउ लॉजिकल सी बात समझना कि डिमांड का मतलब क्या होता है कि हमें कब कब फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, डॉलर हमें कब कब चाहिए होगा. हमें जब कुछ बाहर से खरीदना तो डॉलर चाहिए. जैसे अगर मैं बोलता हूँ मुझे आईफोन मंगाना है यूएस से, तो मुझे डॉलर में पेमेंट्स करना पड़ेगा. इसे कहेंगे इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स. ठीक है, मुझे यूएस घूमने जाना है, टूरिज्म, तो वहां भी डॉलर चलेंगे. यूएस में मेरा कोई भाई पड़ता है, मुझे उससे पैसे भेजने हैं, इसे कहते हैं यूनिलेटरल ट्रांसफर्स. बीओपी में मैंने पढ़ाया था, फ्रॉम अब्रॉड, वन साइडेड पेमेंट्स टू अब्रॉड. ओके, मुझे यूएस में कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है तो मुझे डॉलर चाहिए, और मुझे यूएस डॉलर के भाव से पैसा कमाना है तो मुझे डॉलर चाहिए. डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज मीन्स कि व्हेन डू यू नीड और व्हेन डू यू डिमांड फॉरेन एक्सचेंज. इसमें मैं बहुत सिंपल सिस्टम रखता हूं. हमें जब बाहर से कुछ भी खरीदना है तो उसमें डॉलर की डिमांड बढ़ेगी और रुपये का सप्लाई जो है बढ़ जाएगा. वेरी क्लियर. डॉलर स्ट्रेंथ होना मतलब डॉलर स्ट्रांग होना चालू हो जाएगा. ऑलराइट गाइस, वेरी क्लियर. ओके, सेम थिंग कम्स फॉर वन मोर कंसेप्ट दैट इज कॉल्ड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. सप्लाई का मतलब कि उनको कब कब रुपीस की जरूरत पड़ेगी, कब ऐसा होगा कि वो लोग रुपी खरीदेंगे और डॉलर देंगे. अब उल्टा कर दो सारा ट्रांजैक्शन. आप इंपोर्ट कर रहे थे, तो जब आप एक्सपोर्ट करोगे लॉजिकल है कि उनको रुपी से पेमेंट करना पड़ेगा, तो डॉलर बेच के रुपी देंगे. आप पैसा बेच रहे हो, वो पैसा बेचेंगे तो देना होगा. फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, उनको इंडिया में इन्वेस्ट करना तो रुपी चाहिए होगा. यस नो. सो टेक्निकली अगेन उनको डॉलर बेच के रुपी लेना पड़ेगा. उनको अपने किसी रिलेटिव को यहां पैसा बेचना है, वो किस टर्म से बेचेंगे, अगेन रुपी के टर्म से बेचेंगे, तो डॉलर देंगे और रुपी ले लेंगे. यस और नो. या उनको लगता है कि रुपी स्ट्रांग होगा, स्पेक्यूलेशन से पैसा कमाना, तो भी वो रुपी खरीद सकते हैं. ऑलराइट गाइस, समझ में आ रहा है गाइस सोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सोर्सेज ऑफ सप्लाई. अब देखो, ये फॉरेन एक्सचेंज का जो कंटेंट है ना पर्टिकुलरली वो इतना ही है, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं गाइस, इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया हुआ है. हाउ विल एक्सचेंज रेट चेंज, एक्सचेंज रेट में चेंजेस कैसे आएगा, इफेक्ट ऑन एक्सचेंज रेट, और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है. उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं. आफ्टर यू फिनिश ऑफ द कंटेंट आपको वो वीडियो पूरा देखना है. उसके अंदर क्वेश्चंस दिए, क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है, क्योंकि एक्सचेंज रेट के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं वो ज्यादातर मैंने उस वीडियो में शेयर कर दिए. सो उस वीडियो को स्किप आउट मत कीजिएगा. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. द नेम ऑफ द वीडियो प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा, इफेक्ट ऑन फॉरेन एक्सचेंज रेट. ओके, आर वी क्लियर विद दिस थिंग? सो यहां पे हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट खत्म होता है. दैट इज ऑल. इन द नेक्स्ट वीडियो विल कम अप विद सम न्यू कंसेप्ट्स, एंड आगे मैं कुछ अच्छे वीडियोस डालने वाला हूं जिसमें बहुत सारे PYQs आएंगे और उन्हीं क्वेश्चंस पे फोकस किया जाएगा जो बोर्ड्स में पूछे जाते हैं. सो डोंट लीव द चैनल, कीप liking the content, sharing and subscribing it to your friends. Okay guys, see you all in the next video. That's it. Tata, take care, bye bye.